नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। अगली बार जब आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदेंगे तो याद रखना कि उसके अंदर की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल पावर्स के बीच एक बेहद खामोश लेकिन बहुत स्ट्रेटेजिक युद्ध शुरू हो चुका है। और इस युद्ध का जो अगली चैप्टर कल नई दिल्ली में लिखा गया है। दोस्तों, कल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो नई दिल्ली आए और हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से मिले। अब मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और वीज़ा पर जो नए रेस्ट्रिक्शन, ये मीटिंग सिर्फ उसे सुलझाने के लिए थी। लेकिन अगर आप दोनों देशों के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट के पीछे की कंपल्शन को देखेंगे तो असली लड़ाई कुछ और है। यह लड़ाई है नई दिल्ली, वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की। तो कल की मीटिंग का सबसे बड़ा और सबसे जो जरूरी एजेंडा टैरिफ्स नहीं बल्कि चाइना का वो सस्ता टेक फ्लड है जिससे अमेरिका अकेले नहीं लड़ सकता। क्योंकि अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल और इंडिया का आपका इंजीनियरिंग सुपर पावर, दोनों का अल्टरनेटिव उनके पास बिल्कुल नहीं है। और इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल पर भारत अब कोई साइड प्लेयर नहीं है। भारत इस गेम का सबसे बड़ा स्विंग स्टेट बन चुका है और इसी वजह से वॉशिंगटन अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनर के रूप में देख रहा है। जो लोग सोचते हैं कि माइक्रोचिप्स या सेमीकंडक्टर का मतलब सिर्फ आपका मोबाइल फोन है, उन्हें एक कॉन्क्रीट रियलिटी समझनी होगी। पिछले साल चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने गैलियम और जर्मेनियम जैसे रेयर एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदी लगा दी। तो अब ये गैलियम क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि गैलियम है क्या? ये वो केमिकल एलिमेंट है जिसके बिना दुनिया का कोई एडवांस रडार सिस्टम, फिर फाइटर जेट्स का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क या हाई स्पीड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर बन ही नहीं सकती। तो चाइना ने सिर्फ एक एक्सपोर्ट आपका जो कंट्रोल ऑर्डर पास किया और पूरी दुनिया की जो हाईटेक सप्लाई चेन में पैनिक शुरू हो गई है। और यही वो मोमेंट है जब वॉशिंगटन को समझ आया कि चाइना सिर्फ कॉम्पिटिटर नहीं रहा बल्कि चोक पॉइंट बन चुका है। अमेरिका को तब समझ आया कि अगर उन्होंने आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को चाइना के मोनोपोली से नहीं बचाया तो ना उनके एडवांस्ड वेपन रिलायबल रहेंगे और ना ही सिलिकॉन वैली की कंपनीज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल कर पाएंगी। और तब वॉशिंगटन को समझ आया कि फ्यूचर जो लड़ाइयाँ सिर्फ मिसाइल से नहीं, सप्लाई चेन से भी जीते जाएंगे। चिप्स आज की दुनिया का नया ऑयल है और जिसके पास इनका सप्लाई चेन होगा वही आने वाले दशकों तक ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। दोस्तों, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि इस माइक्रोचिप डिपेंडेंसी का आम इंसान पर क्या असर पड़ता है। सोचिए, अगर कल ताइवान या साउथ चाइना सी में कोई एक बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और ग्लोबल चिप सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा? पहले 48 घंटे में क्या होगा? पहले 48 घंटे में दुनिया भर की जो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में ताला लगना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आज एक बेसिक इलेक्ट्रिक या ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने के लिए भी हजारों माइक्रोचिप्स लगते हैं। फिर अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला होगा? अगर ताइवान, हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं ताइवान और चाइना के बीच, तो अगले एक हफ्ते में फिर क्या होगा? जो नए मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपका वेंटिलेटर्स और हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे कम होता जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल्स नहीं मिलेंगी। फिर लॉन्ग टर्म का आपका स्ट्रेटेजिक प्रेशर, वो सबसे बड़ा प्रेशर पड़ेगा उन डिजिटल सिस्टम्स पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चलाते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है बल्कि मॉडर्न ग्लोबल सिस्टम की वल्नरेबिलिटी है। आज हमारे लगभग हर डिजिटल सांस इन माइक्रोचिप्स पर निर्भरशील है।
और जब अमेरिका ने देखा कि इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की रॉ मटेरियल्स और सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर चाइना धीरे धीरे अपना जो है शिकंज कस रहा है, तो वॉशिंगटन में स्ट्रेटेजिक एंजाइटी जो है बनना वो लाजमी था। तो इसी एंजाइटी ने जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो हॉकिश फॉरेन पॉलिसी के बावजूद, उनके सबसे पावरफुल मिनिस्टर में से एक मार्को रूबियो फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनको मजबूर किया कि वो नई दिल्ली आकर भारत के साथ एक लॉन्ग टर्म जो आपका स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट पर काम करें। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अमेरिका खुद इतना अमीर देश है, तो उनके पास सिलिकॉन वैली है, दुनिया की सबसे जो बड़ी टेक कंपनीज है, तो फिर उन्हें चाइना से लड़ने के लिए इंडिया की क्या जरूरत है? अमेरिका ये काम अकेले क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल हर किसी के दिमाग में या मन में जरूर उभर रहा होगा। तो इसके पीछे कोई जो है आइडल वर्शिप या पॉलिटिकल स्लोगन बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 3 बहुत बड़े जो है स्ट्रक्चरल और जो आपका इकोनॉमिक रीजंस हैं। पहला है, देखिए दोस्तों, टैलेंट पूल का चैलेंज है। अमेरिका के पास कटिंग एज एल्गोरिदम्स और आपका टॉप एआई कंपनीज है, लेकिन हाई एंड चिप फैब्रिकेशन प्लांट्स और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का मास स्केल पर चलाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स की ज़रूरत है वो उनके पास बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है। तो आज दुनिया के सबसे बड़ा जो यंग STEM ग्रेजुएट बेस सिर्फ इंडिया के पास है। STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट्स सबसे बड़े तादाद में भारत के पास मौजूद है। फिर दूसरा है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल और कॉस्ट रियलिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग में। तो एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाने के लिए आपको करोड़ों, अरबों, खरबों, करोड़ों गैलन जो है साफ पानी चाहिए, मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, और हजारों एकड़ जमीन चाहिए, तभी जाके एक सेमीकंडक्टर फैब प्लांट बैठ सकता है। तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वहाँ बने चिप्स जो है कमर्शियल स्केल पर चाइना के कॉस्ट कंपटीशन मैच नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया इस वक्त जो है आपके गुजरात, फिर असम और आपका साउथ इंडिया में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, जहां लॉन्ग टर्म कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और फिर तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है आपका रेयर अर्थ का पोटेंशियल क्या है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चलाने के लिए 17 क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इंडिया के पास इनमें से कई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद है जो अब तक पूरी तरह से भारत ने एक्सप्लॉइट नहीं किया हुआ है। तो अमेरिका भी जानता है कि अगर उन्हें चाइना की मोनोपोली तोड़नी है तो उन्हें एक ऐसा ट्रस्टेड आपका डेमोक्रेटिक पार्टनर चाहिए जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग हब हो, फिर आपका टेक्निकल वर्कफोर्स भी प्रोवाइड करे और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दे सके। और इसीलिए अमेरिका के पास ऑप्शंस अभी बहुत कम बचते हैं। तो इंडिया के अलावा अब दुनिया में आज कोई ऐसे लार्ज स्केल डेमोक्रेटिक पार्टनर नहीं है जो मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर और मार्केट, ये तीनों को एक साइड प्रोवाइड कर सके। आप जितना चाहो आप जो है टैरिफ्स लगाओ, जो करो, एट द एंड ऑफ द डे अब भारत की मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है, लेकिन देखिए यार, दे आर द सुपर पावर। उनको जताना है कि हमें जो है हम सुपर पावर है और सारी दुनिया हमारे कदमों में। तो ये है। तो इसी जो स्ट्रक्चरल रियलिटी की वजह से कल मार्को रूबियो सिर्फ एक ये डिप्लोमेटिक कर्टसी विजिट के लिए दिल्ली नहीं आए थे। वॉशिंगटन को अब इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल अलाइनमेंट की जरूरत है। दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कि ये पूरा अलाइनमेंट पिछले कुछ महीनों में कैसे इवॉल्व हुआ। क्योंकि ना ये एक दिन की तो बात है नहीं। दिसंबर 2025 में वॉशिंगटन ने जो है चुपके से एक ऐसा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाना शुरू कर दिया जिसके मकसद था कि चाइना को एडवांस जो आपका सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से आइसोलेट करना। तो पॉलिसी सर्कल्स में इसे इनफॉर्मल के तौर पर क्या कहा गया,
कोट अनकोट पैक्स सिलिका, ये कहा गया। तो इसका कोर आइडिया था कि एडवांस्ड जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के इकोसिस्टम के अंदर ही सर्कुलेट करेगा। तो चाइना ने जो है तब क्या किया, उसने चाइना ने जो असली एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस उसने 2023-2024 में शुरू की थी, लेकिन 2025 के अंत और आपके 2026 के शुरुआत तक उन्होंने इन कंट्रोल्स को और एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। जब आपका ये गैलियम और जर्मेनियम के बाद कुछ और क्रिटिकल मिनरल्स पर रिस्ट्रिक्शन बढ़ने लगे, तब पश्चिमी देशों को समझ आ गया कि सिर्फ सैंक्शंस और एक्सपोर्ट कंट्रोल से काम नहीं चलेगा। अगर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मिनरल प्रोसेसिंग का पैरेलल इकोसिस्टम नहीं बनाया गया तो पश्चिमी टेक इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म वल्नरेबिलिटी पे फंस जाएगा। तो कल जब मार्को रूबियो साहब हैदराबाद हाउस में आप हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी से के सामने बैठे, तो टेबल पर सिर्फ टैरिफ्स और ट्रेड इम्बैलेंस का इशू नहीं था। अब समझ आ रहा है ना मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो पीछे एक और बड़ा सवाल था, क्या अमेरिका और इंडिया मिलकर चाइना के टेक लेवरेज का ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम बना सकते हैं। तो कल रिलीज हुए जो आपका जो जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने एक शब्द यूज किया, कोट अनकोट फोर्ज इनिशिएटिव, और क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप को नए लेवल पर पुश करने की बात हुई। फोर्ज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। एक दो शब्द यूज होता है, ये तो डिप्लोमेटिकली यही होता है। तो ये इस बात का सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद चाइना को काउंटर करने वाला लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट अब भी स्टेडीली आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ना हर सेक्शन में जो एक दो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये फोर्ज इनिशिएटिव का मतलब ही यही है कि भैया लॉन्ग टर्म हमें कुछ करना पड़ेगा चाइना को कॉर्नर करने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे सिस्टम से भारत को क्या मिल रहा है? क्या हम सिर्फ अमेरिका के जो टेक वॉर में एक टूल बनकर रह जाएंगे? नहीं, ये तो नामुमकिन है। भारत की पॉलिसी है इस वक्त की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सॉवरेन रियलिज्म पर, हम इसी पर चलेंगे अभी। तो नई दिल्ली भी जानता है कि अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए भारत एक तरफ अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा है, और दूसरी तरफ आपका जो ग्लोबल साउथ और ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन नेटवर्क्स पर भी काम कर रहा है। हम सिर्फ अमेरिका पे भरोसा करके हम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। आप ग्लोबल साउथ के आप एक उभरते हुए देश हो, तो आपको ग्लोबल साउथ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप अगर ग्रो करोगे तो ग्लोबल साउथ को भी साथ लेके चलना है। तो आज जो है आपका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप की बात कर रहा है, कल वही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड प्रेशर भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए भारत ने जो है इस रिलेशनशिप को सिर्फ बायर सेलर इक्वेशन नहीं बनने दिया। तो इंडिया ने साफ कर दिया है कि अगर हम अमेरिका की टेक सप्लाई चेन को सिक्योर करने में मदद कर रहे हैं तो बदले में हमें हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए, आपके हमारे इंजीनियरिंग टैलेंट को ग्लोबल एक्सेस चाहिए, और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोग्राम्स जैसे इंडिया एआई मिशन को जो है आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी चाहिए। तो हम सिर्फ चिप असेंबल करने वाले देश नहीं बनना चाहते हैं। इंडिया का टारगेट आपका वियतनाम या मेक्सिको जैसे लो कॉस्ट असेंबली हब बनना नहीं है। भारत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में अपनी जगह बनाना चाहता है। देखिए दोस्तों, 21वीं सदी में सुपर पावर सिर्फ जो आपके मिसाइल्स या टैंक्स या बंदूकें, इनसे डिसाइड नहीं होगा। जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम्स को कंट्रोल करेगा, वही अगले ग्लोबल ऑर्डर का आर्किटेक्चर लिखेगा। और कल नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसने एक बात साफ कर दी, भारत अब सिर्फ ग्लोबल सिस्टम का पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि उसके फ्यूचर आर्किटेक्चर को शेप करने वाले देशों में शामिल हो चुका है।
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प के इस दौर में इंडिया यूएस की ये टेक पार्टनरशिप लंबे समय तक टिक पाएगी? नीचे कमेंट में अपने एनालिटिकल ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।